Hello students, now we have example 5.24. Let's see what we have in this numerical. Figure show the position time graph of a body of mass 0.04 kilogram. Dear student, we have a position time graph for a body of mass 0.4 kilogram. Suggest a suitable physical context for this motion. हमसे कहा गया है कि एक इवेंट बताइए या एक ऐसा कोई भी इवेंट बताइए डेली लाइफ का जो इस ग्राफ को क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। तो सबसे पहले हम इसी बात को बताते हैं, देन वी मूव ऑन फर्दर स्टेटमेंट। तो लेट्स सॉल्व द गिवन सिचुएशन। तो हमसे कहा गया है एक फिजिकल कंटेक्स्ट बताइए जो इस ग्राफ को क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। तो सबसे पहले नंबर 1, फिजिकल कंटेक्स्ट क्या होगा जो इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अगर हम एक लेट कंसीडर अ वॉल, ये हमने एक वॉल कंसीडर किया और ये हमने एक दूसरा वॉल कंसीडर किया, एंड वी हैव अ सरफेस बिटवीन दीज टू वॉल। ओके, तो सबसे पहले मैं इस वॉल को बोल देता हूं ए और इस वॉल को बोल देता हूं बी। मैंने दोनों का नाम दिया वॉल ए, वॉल बी। और मैंने यहां पर एक लेट वी हैव अ बॉडी, हम यहां पर एक बॉल लेते हैं, लेट वी हैव अ बॉल ऑफ मास m, ठीक है। तो इसको मैं बोलता हूं कंडीशन दिस विल रिप्रेजेंट ए। तो जब ये बॉल यहां से चलता है तो उस वक्त देखिए लोकेशन क्या है, ए। लोकेशन क्या है, ए। दिस इज ए, दिस इज वॉल बी, और मैं यहां टाइम ले लेता हूं 0। तो जब बॉल है, जब यहां है ए पर, तो टाइम कितना है, 0। अब ये बॉल चलता है, this ball move toward B, ओके। ये बॉल B पर, B की तरफ जाता है और ये बॉल B पर पहुंच जाता है t is equal to 2 पर। तो जब टाइम कितना है, 2, when the time is 2, तो लोकेशन क्या हुई, B, यानी टाइम 0 है तो बॉल दीवार ए पर है, और जब वो बॉल बी की तरफ जाती है तो कितना टाइम बीत चुका है, 2 सेकंड आर स्पेंड, ओके। और ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। उसके बाद ये बॉल यहां रुकता नहीं है, ये इससे कोलाइड करके वापस आता है, इट कम बैक, ये वापस आता है, और ए पर जब ये वापस आता है तब टाइम हो जाता है 4। तो दिस विल अगेन लोकेशन ए। उसके बाद ये फिर वापस जाता है ए से बी, और जब ये जाता है तो अब टाइम हो जाता है 6। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये सिचुएशन क्या है, ये सिचुएशन है एक बॉल का जो क्या कर रही है, कंटिन्यूअस रिबाउंड मोशन कर रही है बिटवीन द वॉल ए एंड बी। तो एक फिजिकल कंटेक्स्ट क्या हो सकता है, the given graph is for a body which moving continuously between the two wall A and B। तो ये जो फिजिकल कंटेक्स्ट है ये इस ग्राफ को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो वी हैव डन द स्टेटमेंट 1। आगे हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव इंपल्स रिसीव्ड बाय द बॉल। तो देखिए जब ये बॉल A से B पर जाता है तो कितना टाइम लेता है, 2 सेकंड। बी से वापस ए पर आता है फिर 2 सेकंड, फिर ए से बी पर जाता है फिर 2 सेकंड।
यानी जो टक्कर है वो हर 2 सेकंड बाद हो रही है। तो दिस इज द सेकंड पार्ट, टाइम बिटवीन 2 successive collision is 2 सेकेंड, यानी हर 2 सेकेंड बाद लगातार क्या हो रही है, टक्कर हो रही है। ए से बी हिट करता है 2 सेकेंड बाद, बी से ए आता है हिट करता है 4 सेकेंड, ए से बी जाता है हिट करता है 6 सेकेंड, यानी हर 2 सेकेंड बाद क्या हो रही है, टक्कर हो रही है। ओके, नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इंपल्स, यानी जब भी बॉल वॉल से हिट करती है तो कितना इंपल्स वो महसूस करती है। तो इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, mv माइनस mu। तो जरा ध्यान देना, जब बॉल a से b तक जाता है, when the ball move from a to b, तो इसका वेलोसिटी कैसे निकलेगा। तो ये जो स्लोप है ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। आपको मालूम होगा द स्लोप बिटवीन पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द वेलोसिटी। तो जरा ध्यान देना, ये जो वेलोसिटी है a से b तक के लिए, वेलोसिटी a to b, जब बॉल a से b तक जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगा, तो स्लोप इज इक्वल टू स्लोप, और स्लोप किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है, और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हुआ, 2 सेंटीमीटर, बेस कितना हो गया 2 सेकेंड, तो दिस इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, या 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द वेलोसिटी व्हेन द बॉडी मूव a to b। सिमिलरली जब बॉडी b से a आता है, दिस इज θ1 एंड दिस इज θ2, tan θ1। वेलोसिटी जब बॉडी b से a आता है, a से b जाता है, और जब b से a आता है वापस, तो वो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, सेम tan θ2, सेम स्लोप रहने वाला है, ठीक है। तो माइनस में आ जाएगा, माइनस के 2 मीटर पर सेकेंड, वाई, बिकॉज द डायरेक्शन आर अपोजिट, ठीक है। तो ये वेलोसिटी अगर u को आप पॉजिटिव लेंगे तो v क्या हो जाएगा, निगेटिव, और u निगेटिव तो v पॉजिटिव। तो हम एक काम करते हैं, एक डायरेक्शन को हमें प्लस लेना पड़ेगा और एक डायरेक्शन को हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस। तो हम इस डायरेक्शन को, v की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, और u की डायरेक्शन को क्या ले लेते हैं, निगेटिव। यानी जब बॉडी a से b जाएगा निगेटिव डायरेक्शन, जब b से a आएगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन। तो दिस विल बिकम m, लेट पुट द वैल्यू, मास कितना है डियर स्टूडेंट, 0.4, v की वैल्यू 10 to the power -2, फॉर्मूले का माइनस 0.04, और u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 to the power -2 मीटर पर सेकेंड, माइनस 10 to the power -2। देखिए आपने a से b की डायरेक्शन को निगेटिव लिया है और b से a की डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो दैट्स वाई यहां हमने क्या लिखा है, निगेटिव। u के साथ क्या है, निगेटिव, क्योंकि u की डायरेक्शन को निगेटिव लिया है और v की डायरेक्शन को पॉजिटिव। आप रिवर्स भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 into 0.04 into 10 to the power -2, it will become 8 into 10 to the power -4,
ओके, और इंपल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आप देख लीजिए, आप इसको प्लस ले सकते हो, इसको माइनस लेंगे तो आंसर केवल किस में आएगा, देन आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, बाकी कांसेप्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वी विल हैव द सेम आंसर। In the next numerical, what we have, example 5.25, figure show a man standing stationary with respect to a horizontal conveyor belt that is accelerating with 1 meter per second square। देखिए, ये एक मूविंग बेल्ट है, we have a moving belt, और जो मूव कर रही है कितने एक्सेलरेशन से, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये बेल्ट चल रही है, और इस बेल्ट के ऊपर एक आदमी है, और हमसे पूछा गया है इस आदमी पर नेट फोर्स कितना होगा। तो देखिए, नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों, समझ लीजिए। लेट्स सॉल्व वन बाय वन ऑल द स्टेटमेंट। सबसे पहले हमसे पूछा गया है नेट फोर्स ऑन मैन। तो प्यारे बच्चों, कई बार आपको बताया गया है नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स ऑन मैन इज इक्वल टू ma। अब मास किसका, जिसका हमें नेट फोर्स निकालना है, एक्सेलरेशन किसका, जिसका हमें नेट फोर्स निकालना है। तो ये मास किसका हो जाएगा, मैन का, और मैन का मास कितना दिया हुआ है 65। और जब ये बेल्ट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जाता है, तो इसके ऊपर जो पर्सन है वो भी उतने ही एक्सेलरेशन से आगे जाएगा। ओके, क्योंकि ये पर्सन इस बेल्ट के साथ जैसे जैसे बेल्ट मूव करती है, पर्सन भी ऐसे ही मूव करता है। तो बेल्ट का एक्सेलरेशन अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इस पर्सन का भी एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो 65 Newton. This is the total net force on the man. Okay, now move on the next statement. If the coefficient of friction between the man shoes and the belt is 0.2, देखिए, इस बेल्ट और पर्सन के पैरों के बीच में एक फ्रिक्शन लगेगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू द मोशन। अगर बेल्ट इधर जा रही है तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो हमें इस फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट गिवन है 0.2। अप टू व्हाट एक्सेलरेशन ऑफ द बेल्ट कैन द मैन टू बी स्टेशनरी। तो देखिए, हमसे क्या पूछा गया, सबसे पहले तो जरा ये देख लेते हैं फ्रिक्शन कितना होगा। प्यारे बच्चों, फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू आर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रिक्शन, म्यू आर। अब ये म्यू क्या होता है, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आर क्या होता है, आर होता है रिएक्शन ऑफ द सरफेस। व्हाट इज आर, रिएक्शन ऑफ सरफेस। तो ये जो पर्सन है इसका वेट mg किधर वर्क करेगा, डाउनवर्ड, तो रिएक्शन किधर जाएगी, अपवर्ड। तो r किसके बराबर हो जाएगा, r होता है mg के बराबर। ठीक है, देख लीजिए, इस पर्सन का वेट mg, डाउनवर्ड, तो जो रिएक्शन है सरफेस का रिएक्शन वो ऊपर की ओर जाएगा, जो पर्सन है वो बेल्ट पर अपना वेट mg अप्लाई करेगा और बेल्ट उसको क्या देगा, रिएक्शन r देगा, और r किसको बैलेंस कर लेगा, mg को। तो म्यू mg, म्यू की वैल्यू 0.2, m की वैल्यू 65 और g को हम अपनी सुविधा के लिए क्या ले लेते हैं, g को हम अपनी सुविधा के लिए ले लेते हैं 10। तो दिस विल बिकम 130 न्यूटन। तो ये जो फ्रिक्शन है इस आदमी
बेल्ट और आदमी के बीच में जो फ्रिक्शन है वो कितना है 130 न्यूटन। ओके, नाउ हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि मैं इस बेल्ट को कितने एक्सेलरेशन से, मैं इस बेल्ट को, वैसे तो बेल्ट कितनी स्पीड से चल रही है विद एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन हमसे पूछा गया है मैं इस बेल्ट को कितने एक्सेलरेशन से घुमा सकता हूं ज्यादा से ज्यादा, ये आदमी ना फिसले। ठीक है, हम इस बेल्ट को मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से घुमाएं, अप टू व्हाट एक्सेलरेशन ऑफ द बेल्ट कैन दैट द मैन टू बी स्टेशनरी रिलेटिव टू द बेल्ट, इस बेल्ट को कितने ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेशन से घुमाएं कि आदमी ना फिसले। तो समझ लीजिए ऐसा कब होगा, ऐसा तभी होगा कि ये फ्रिक्शन इस आदमी पे लगने वाले फोर्स को क्या कर ले, बैलेंस। ठीक है, देखिए जब ये बेल्ट घूमेगा तो ये आदमी भी इसके साथ जाएगा, यानी इस आदमी पे क्या लगेगी, हॉरिजॉन्टल एक फोर्स लगेगा, और जब तक ये फ्रिक्शन इस फोर्स को क्या करेगा, बैलेंस, आदमी नहीं गिरेगा। तो देख लीजिए person will be stationary on the belt till friction is equal to force on man, यानी जब तक फ्रिक्शन पर्सन पे लगने वाले फोर्स को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। या हम ऐसे कह सकते हैं मूविंग फोर्स, वो फोर्स जो मोशन देगा। तो देखिए फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मूविंग फोर्स को क्या लेते हैं हम, ma, मूविंग फोर्स को हम क्या लेते हैं, ma। चलिए फ्रिक्शन कितना है 130, m कितना है 65, और एक्सेलरेशन हम निकालेंगे तो a कितना हो जाएगा 130 ओवर 65, यानी a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी आप बेल्ट को मैक्सिमम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से घुमा सकते हैं और ये आदमी नहीं गिरेगा। हाँ, 2 से ज्यादा होते ही, अगर बेल्ट का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा होता है तो ये आदमी फिसल जाएगा, क्योंकि उस केस में ये फ्रिक्शन इस फोर्स को क्या नहीं कर पाएगा, बैलेंस नहीं कर पाएगा। मूविंग फोर्स होता है ma। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल। In the next numerical, dear students, what we have, a stone of mass m tied to the end of a string revolve in a vertical circle of radius r. The net force at the lowest and the highest point of the circle directed vertically downward r. तो देखिए what the situation we have, हमें कहा गया है we have a stone of mass m. This is the stone of mass m, जिसको एक स्ट्रिंग से यहां से, दिस इज अ स्ट्रिंग ऑफ रेडियस r, और अब इसको वर्टिकली सर्कुलेट किया जाता है। तो मान लीजिए दिस इज द लोकेशन a, और इसको इस तरह से वर्टिकली सर्कुलेट किया जाता है। तो a जो है इसको हम बोलेंगे लोएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कुलर पाथ, और ये बॉडी घूमते घूमते कभी ऊपर भी जाएगा, लेट दिस इज लोकेशन B, और इसको हम बोलेंगे हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट। ओके, सो हमसे पूछा गया है कि एट द लोकेशन A एंड एट द लोकेशन B what are the net forces। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो जो टेंशन होगा वो हमेशा किधर वर्क करता है, टुवर्ड्स द सेंटर। जब बॉडी A पर है तब भी टेंशन सेंटर की तरफ होगा, और जब बॉडी B पर है तब भी सेंटर क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। तो मान लीजिए इस वक्त टेंशन T1 है,
और इस वक्त हम टेंशन क्या ले लेते हैं, T2. When the body is at the location A, lowest point, then the tension in string is considered to be T1, and when the body get on the highest point B during the vertical circular motion, let assume the tension in the string is T2. Okay, now the weight always act downward. When the body is at location A, weight will be downward, and when the body at B, weight also act downward. Weight always act downward. The circulation is vertically. Okay, तो हमसे दोनों ही केस में नेट फोर्स पूछा गया है, तो समझ लीजिए नेट फोर्स क्या होगा। प्यारे बच्चों, नेट फोर्स होता है वो जो बॉडी को मोशन देता है। The force which provide motion to the body is known as net force. तो यहाँ मोशन कैसा है, सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन किसकी वजह से होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। तो देख लीजिए नेट फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन, net force is equal to centripetal force. तो चलिए let's do one by one. For lowest point A, lowest point A के लिए देख लेते हैं। तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स है, T1, और आउटवर्ड कौन है, mg। दोनों ही फोर्स क्या है, अपोजिट। तो अपोजिट फोर्स क्या होते हैं, सबट्रैक्ट होते हैं, सेम डायरेक्शन के फोर्स ऐड हो जाते हैं। तो इसमें ज्यादा कौन सा होगा, वही होगा जो सेंट्रीपिटल की डायरेक्शन किधर होती है, सेंटर की तरफ। तो जिस फोर्स की डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगी उसको हम ज्यादा लेंगे और दूसरा कम होगा। तो फॉर केस 1 नेट फोर्स इज इक्वल टू T1 माइनस mg। ये इसमें से क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसे ही फॉर हाईएस्ट पॉइंट B, नेट फोर्स इज इक्वल टू T2 प्लस mg। दोनों ही फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो दे विल गेट एडेड। सो इस न्यूमेरिकल में वी हैव द 4 ऑप्शन। तो after the solution we get the conclusion that the option A is correct. So this is the solution of your numerical. Okay students, let me have the next numerical 5.27. What we have, a helicopter of mass 1000 kg rise with a vertical acceleration of 15 meter per second square. The crew and the passenger weight 300 kg. Give the magnitude and the direction. We have given some cases, so we have to solve this one by one. लेकिन इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि थ्योरीज वीडियो में हमने एक टॉपिक किया था लिफ्ट। तो एक बार जरा थोड़ा सा समय लेके आपको रिवाइज करा देते हैं जिससे आपको ये न्यूमेरिकल बहुत इजी क्लियर हो जाए। तो हमने आपको बताया था लिफ्ट क्या होती है, हर वो चीज जो दूसरी बॉडी को लिफ्ट कराती है ऊपर की ओर, वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड लेकर जाती है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, लिफ्ट। क्लियर हो गया। तो जैसे सपोज कीजिए अगर हम बात करें हेलीकॉप्टर की, सपोज कीजिए वी हैव द हेलीकॉप्टर। तो ये जो समझिए इस चीज को, हेलीकॉप्टर किसको ऊपर लेके जाएगा, जो हेलीकॉप्टर है वो पैसेंजर को ऊपर लेके जाएगा। तो हेलीकॉप्टर किसके लिए लिफ्ट हो गया, पैसेंजर के लिए। पैसेंजर को कौन ऊपर लेके जाएगा, हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर लिफ्ट हो गया पैसेंजर के लिए। क्या ये बात समझ में आ गई। अब हेलीकॉप्टर को कौन ऊपर लेके जाता है, जरा समझिए। हेलीकॉप्टर तो पैसेंजर को लेके जाता है ऊपर, पैसेंजर बैठ गया हेलीकॉप्टर में, अब हेलीकॉप्टर पैसेंजर को ऊपर की ओर लेके जाता है। तो पैसेंजर के लिए लिफ्ट कौन हुआ, हेलीकॉप्टर।
अब हेलीकॉप्टर को ऊपर कौन लेके जाएगा? एयर। जो सराउंडिंग की एयर है वो हेलीकॉप्टर को ऊपर उठाती है, तो हेलीकॉप्टर के लिए लिफ्ट कौन हो गया? एयर। क्या ये बात समझ आ गया? एयर हेलीकॉप्टर को ऊपर उठाती है, हेलीकॉप्टर पैसेंजर को ऊपर उठाता है, तो एयर लिफ्ट किसके लिए हुआ? हेलीकॉप्टर के लिए, और हेलीकॉप्टर लिफ्ट का काम करेगा पैसेंजर के लिए। क्या ये कंसेप्ट समझ में आ गया? अब जरा एक छोटी सी बात आप नोट कर लीजिए, उसके बाद ये न्यूमेरिकल आपसे बड़ा इजीली हो जाएगा। नोट कर लीजिए इस बात को, मेक अ नोट। वैसे तो हम फोर्स ऑन लिफ्ट, किसी भी लिफ्ट पर कितना फोर्स होता है? फोर्स ऑन लिफ्ट बाय बॉडी इज इक्वल टू m g प्लस ए इन अपवर्ड और m g माइनस ए इन डाउनवर्ड। कोई भी बॉडी लिफ्ट पर कितना फोर्स लगाती है? अपवर्ड के केस में m g प्लस ए और डाउनवर्ड के केस में m g माइनस ए। तो डियर स्टूडेंट, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। नाउ वी डू द न्यूमेरिकल। चलिए, लेट्स सॉल्व ईच पार्ट वन बाय वन। ओके, फोर्स ऑन लिफ्ट बाय बॉडी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला हमसे क्या बोला गया? फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द क्रू एंड पैसेंजर। तो देखिए, फोर्स ऑन द फ्लोर, बेटा ये फ्लोर किसका होगा? हेलीकॉप्टर का ही तो फ्लोर होगा ये। फोर्स ऑन द फ्लोर ऑफ हेलीकॉप्टर बाय क्रू एंड पैसेंजर। उस हेलीकॉप्टर के अंदर जो क्रू और पैसेंजर है वो किसका काम करेंगे? ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। और हेलीकॉप्टर किसका काम करेगा? हेलीकॉप्टर लिफ्ट का काम करेगा। समझ लीजिए, फोर्स पूछा है फ्लोर पर। फ्लोर किसका? हेलीकॉप्टर का। कहां से? क्रू और मेंबर से। तो जो हेलीकॉप्टर वो लिफ्ट का काम करता है किसके लिए? क्रू और मेंबर के लिए। तो देखिए क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन लिफ्ट बाय पैसेंजर, तो क्या लिखा जाएगा? m g प्लस ए। ये जो हेलीकॉप्टर है यहां ये जो पैसेंजर बैठे हैं, ये पैसेंजर इस हेलीकॉप्टर पे कितना फोर्स लगाएंगे? ये जो पैसेंजर है हेलीकॉप्टर पर कितना फोर्स लगाएंगे? तो m कितना? m किसका? ऑब्जेक्ट का। और वो कितना है? 300। g 10 ले लीजिए। और हेलीकॉप्टर कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है? 15। ये जो हेलीकॉप्टर है कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है? 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो when you will solve this data you will get 7500 न्यूटन। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज द ए पार्ट, नाउ कम टू द बी पार्ट। अब हमसे क्या पूछा गया? एक्शन ऑफ द रोटर। रोटर ये जो ब्लेड होते हैं ये होते हैं रोटर। तो एक्शन, एक्शन यानी फोर्स ऑफ रोटर ऑफ हेलीकॉप्टर ऑन एयर। देखिए, हेलीकॉप्टर काम करे, हेलीकॉप्टर लिफ्ट है इस पैसेंजर के लिए, लेकिन आसपास की जो एयर है, हेलीकॉप्टर उठाएगा, लिफ्ट करेगा इस पैसेंजर को, लेकिन एयर किसको लिफ्ट करेगी? वो तो इस हेलीकॉप्टर को लिफ्ट करेगी ना। समझ में आता है? तो हेलीकॉप्टर क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। और एयर किसका काम करेगी? लिफ्ट का। तो वही पूछा है, हेलीकॉप्टर लिफ्ट पे कितना फोर्स लगाएगा? फोर्स ऑन लिफ्ट बाय ऑब्जेक्ट। तो सेकंड केस में लिफ्ट कौन हो गया? एयर। और ऑब्जेक्ट कौन हो गया? हेलीकॉप्टर। पहले केस में लिफ्ट कौन था? हेलीकॉप्टर। और ऑब्जेक्ट कौन था? पैसेंजर। सेकंड केस में लिफ्ट कौन हो गया? एयर। और ऑब्जेक्ट कौन हो गया? हेलीकॉप्टर। तो देख लीजिए
एम जी प्लस ए एम। तो जो एयर है क्या वो केवल हेलीकॉप्टर को ऊपर उठाएगी? नहीं, हेलीकॉप्टर प्लस पैसेंजर दोनों को ऊपर उठाएगी। तो मास कितना हो जाएगा? हेलीकॉप्टर का मास प्लस पैसेंजर का मास, यानी 1000 प्लस 300, 10 प्लस 50। तो व्हेन यू विल सॉल्व दिस, जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 32500 न्यूटन। क्लियर हो गया? नाउ कम टू द सी पार्ट, फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर बाय द एयर। तो देखिए हेलीकॉप्टर एयर पे कितना फोर्स लगाता है? इतना। तो एयर भी हेलीकॉप्टर पे कितना फोर्स लगाएगी? इतना ही, बाय न्यूटन्स कर लो एक्शन एंड रिएक्शन। तो सी पार्ट देखिए, फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर बाय एयर इज इक्वल टू फोर्स ऑन एयर बाय हेलीकॉप्टर। और वो सेकंड केस में हमने कितना निकाला है? सिंपल सी बात है, हेलीकॉप्टर एयर पे जितना फोर्स लगाएगा एयर भी हेलीकॉप्टर पे उतना ही फोर्स लगाएगा। तो वन ऑफ द वेरी गुड न्यूमेरिकल।